हेलो गाइस। आज का लेक्चर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं कहाँ पे, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है कहाँ पे, एट एक्सियल पॉइंट। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। एक क्वेश्चन यहाँ से काफी बार बनता है। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू कर देते हैं, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an electric dipole at equatorial point। भाई इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मैं बात कर रहा था कि इक्वेटोरियल पॉइंट हम किसे कह सकते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट डाइपोल की वजह से, मैं एक बार डाइपोल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए प्लस चार्ज हो गया, ये माइनस हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, डाइपोल की लेंथ विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आई रिपीट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर है ये? इसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। ओके, तो चलिए अब हम इसके ऊपर एक पॉइंट लेते हैं। इस लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट ड्रॉ करने वाले हैं। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई भाई? ये वो लाइन है जो डाइपोल को बाइसेक्ट कर रही है। तो मैं इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूं विच इज नोन एज ए इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट ये हो गया। इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों चार्ज कंबाइंडली फील्ड इंटेंसिटी शो करते हैं। हमें उन दोनों का रिजल्ट चाहिए। अब इंटेंसिटी के रिजल्ट्स के लिए हम लोगों को उन दोनों की वैल्यू चाहिए। चलिए खैर, मैग्नीट्यूड तक तो बात हो जाती है, हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अब वो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकालने के बाद करना ये है, हमें उन दोनों की डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। अगर दोनों फील्ड इंटेंसिटी आपकी सेम डायरेक्शंस में है तो वो एड अप हो जाती हैं। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी तो कट जाएंगी। सिंपली हम वेक्टर अलजेब्रा से ये डिसाइड करने वाले हैं कि फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी या नेट फील्ड इंटेंसिटी किस साइड होगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट की डिस्टेंस, पी पॉइंट की डिस्टेंस आर। आप लोगों को ध्यान होगा कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इस डिस्टेंस को क्या कहा है? आर कहा है। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? तो चलिए ये हाफ डिस्टेंस कितनी है? ए। ये भी कितनी हो गई? ए। अब ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, इसी तरह से यहां पर भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट। ये वाली वैल्यू यहां पे होगी। ये वैल्यू अपनी कितनी है? आर है। तो चलिए सबसे पहले ये प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शंस निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है। स्केलर्स को हम बस सिंपली ऐड करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द डायरेक्शंस, क्योंकि जब डायरेक्शंस नहीं तो उनके कटने या किसी और एंगल पे जुड़ने का कोई सवाल नहीं। सिंपली हम उन्हें ऐड करेंगे। जब भी आप कोई जैसे नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पोटेंशियल्स पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि विदाउट ट्रीटिंग द डायरेक्शंस ऑफ पोटेंशियल हम सिंपली उन दोनों को ऐड कर देंगे हर बार। लेकिन फील्ड इंटेंसिटी निकालते टाइम, फोर्सेस निकालते टाइम सबसे जरूरी चीज जहां हम मिस्टेक कर देते हैं उनकी डायरेक्शंस की। तो ये पॉजिटिव चार्ज का इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शंस किस साइड होगी? तो चलिए आप बताइए। तो देखिए, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी जैसे एक अजम्पशंस दी कि जब भी आप किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी चाहते हो, खासकर उसकी डायरेक्शंस चाहते हो, तो आपको करना क्या होता है? उस पॉइंट के ऊपर एक छोटा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देखना है, अज्यूम करना है। इससे होगा ये कि आपको उस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज की वजह से डायरेक्शंस ऑफ इंटेंसिटी पता चल जाएगी। चलिए यहां मैं अज्यूम कर रहा हूं एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्यों नोट क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये मैं मान लेता हूं E1। ये नेगेटिव चार्ज क्या करने वाला है? वो इस चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला है। ये डायरेक्शन हो जाएगी उसकी। ये मैं मान लेता हूं E2। ओके, अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? इन दोनों के बीच का एंगल यहां से पता चलेगा। ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा। सिमिलरली ये एंगल हो जाएगा थीटा, और ये इंटरनल एंगल का सम हो जाएगा 2 थीटा।
ओके, नाउ द डायरेक्शंस ऑफ इंटेंसिटी। चलिए मैं आप लोगों को इस पॉइंट पे लेके जाता हूं क्योंकि हमें तो रिजल्ट यही चाहिए। तो इस पे इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों को देखिए, एक ये रही इंटेंसिटी और एक ये रही इंटेंसिटी, और इन दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा है। यानी कोई इस पॉइंट को एक व्यक्ति इस साइड खींच रहा है, एक रस्सी लेता हूं मैं, ये रही, ये लीजिए, और यहां पर एक स्टोन या पत्थर रख देता हूं टेबल पे। अगर एक ऐसे, ये एक इस डायरेक्शन में, अगर मैं इन दोनों को इस तरह खींचता हूं तो बताइए ये स्टोन किस साइड जाएगा, इस साइड या फिर इन दोनों के बीच में? करेक्ट आंसर है ये इधर जाएगा। तो द नेट रिजल्ट नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैविंग ए डायरेक्शन लाइक दैट। ओके, तो चलिए अब हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। तो ड्राइव करते हैं, सबसे पहले इनके मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 विच इज इक्वल टू, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। मैं एक बार आपको ध्यान दिला देता हूं, R स्क्वायर चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस को हमने R कहा था, उसका स्क्वायर किया था। यहाँ पे चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस R नहीं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द पॉइंट, विच इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज विच इज नेगेटिव, यानी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगी E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट एंड स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ये आ गया आपकी दो वैल्यू E1 एंड E2। नाउ सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कि अब रिजल्टेंट किस साइड होगा या कैसे निकाला जाए, क्योंकि ना तो ये एक डायरेक्शन में है एग्जैक्टली, है ना, E1 के ऊपर E2 नहीं है, और ना ही ये 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक दूसरे को कैंसिल ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब होगा क्या, होगा ये कि हम इन दोनों वैल्यूज को, E1 E2 की वैल्यू को वेक्टर से निकालेंगे, और वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मैं यहां उसको एक बार आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं। रिजल्टेंट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB एंड कोस ऑफ नॉट थीटा। इसको हम रटो मत, बिल्कुल क्रैमिंग नहीं करना, जैसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB कोस थीटा 2, ऐसा नहीं करते। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, vectors E1, vector E2, and the angle between the vector is not theta, but here angle between the two vector is 2 theta। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 theta अंडर द रूट। ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। हम नेट रिजल्टेंट को E मान लेते हैं। क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos of 2 theta अंडर द रूट। अब हम इसको सोल्व करते हैं। आप देख सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 इज सेम, दोनों की वैल्यू सेम आई है। पिछली बार जब हमने एक्सियल पॉइंट पे, लास्ट लेक्चर हमारा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हुआ था, जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है आप पिछला लेक्चर जरूर देखें। उसमें आपने देखा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहां पर R माइनस A या R प्लस A हुआ, जिससे E1 और E2 की वैल्यू सेम नहीं थी। अब की बार E1 और E2 की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो दोनों की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो लेट अस से E1 इज इक्वल टू E2 विच इज, आप कुछ भी मान लो, दोनों अगर सेम है, मैं इसको E नहीं मान रहा क्योंकि मैंने रिजल्टेंट को E मान लिया है, तो लेट अस से इट इज E1। तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस 2E1, E2 की जगह क्या रख रहे हैं E1 कोस ऑफ 2 थीटा अंडर द रूट। यहां देखिए अगर दोनों सेम हो गए हैं तो मैंने दोनों सेम वैल्यू यहां रख ली है। तो क्या बन गया, ये E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर क्या हो गया 2E1 स्क्वायर, प्लस यहां देखिए 2E1 इंटू E1 की फिर से मल्टीप्लाई क्या हो गई 2E1 स्क्वायर कोस ऑफ 2 थीटा अंडर द रूट। ओके,
अब यहां से 2e1 स्क्वायर देख लीजिए आप लोग, दोनों में क्या है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर को मैं निकाल लेता हूं बाहर। यहां बच जाता है 1 प्लस यहां से ये बाहर आ चुका है, बन गया cos ऑफ 2 थीटा अंडर द रूट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ e1, ओके, पहले हम 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा को सोल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, 11th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, 2e1 स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, हियर 2 थीटा, 2 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, थीटा। 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा इज गिवन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज थीटा। तो ये मैंने इसकी वैल्यू को यहां पुट कर दिया है। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं। फर्दर सोल्व में आप देखते हो 2 इंटू 2 4, 4 का रूट क्या होगा बाहर 2, इवन स्क्वायर का रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन इवन, कॉस स्क्वायर का रूट फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, 2 इंटू इवन इंटू कॉस ऑफ थीटा अंडर द रूट। सॉरी, रूट तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये क्या है, 2 इंटू 2, 4 का रूट बाहर आ गया, इवन स्क्वायर का रूट बाहर आ गया, रूट से इवन बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर से स्क्वायर कट के रूट पूरा बाहर आ गया, तो इसलिए रूट पूरे का कट गया और ये आपका ई का फॉर्मूला बन गया। सिंपली अब हम बहुत हद तक इसको सोल्व कर चुके हैं। अब हम करने क्या वाले हैं, इवन की वैल्यू यहां पर पुट करने वाले हैं। तो चलिए इवन की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं। Even keep putting the value of even, we get a result which is net result of electric field intensity E is equal to 2 into value of E1। आप दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज E1 इज इक्वल टू E2 है और हमने उसको E1 बोल दिया है। तो E1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायर कट के हमारे पास वैल्यू आ जाती है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ थीटा। फाइंड द कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम द ट्रायंगल, दिस राइट एंगल ट्रायंगल है ये, बीच में देखिए आप लोग, यहां से ये वैल्यू ए है, यहां से आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये थीटा है, तो कॉस थीटा क्या हो जाता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो बेस हमारे पास ए है और हाइपोटेनस हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज बेस अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट पावर 1/2। अब देखिए यहां पर अगर दोनों बेस एक ही हैं तो पावर हमारी ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो बेसिस की मल्टीप्लाई सेम बेसिस होने की वजह से उनकी पावर, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर है 1/2। एड द पावर्स एंड गेट द रिजल्ट E इज इक्वल टू 2a, मैं पहले लिख देता हूं Q, थोड़ा सा फेमिलियर हो गए होगा आप ये टर्म 2aq, ये भी हम पढ़ चुके हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर हो जाएगी 3/2, पावर 1 प्लस 1/2, 1.5 ऐड हो जाती है 3/2, 1.5। तो ये हमारे पास 2aq क्या बन जाता है, डाइपोल मोमेंट P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। नाउ वही टर्म एक चीज हमने पीछे भी अप्लाई की, वो थी कि स्मॉल डाइपोल के लिए हम एक लेंथ को नेग्लेक्ट करते हैं, वो है डाइपोल की अपनी लेंथ, क्योंकि पॉइंट असल में एक डाइपोल से कंपैरेटिवली लार्जर डिस्टेंस पे हो जाता है। अगर मैं कहूं ये डाइपोल है इतना सा, ये कैप डाइपोल है, तो ये पॉइंट जो है ये यहां होता है या ये यहां हो सकता है, तो ये पॉइंट यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस आपकी इतनी सी डिस्टेंस के मुकाबले काफी कम, काफी ज्यादा है, ये खुद की डिस्टेंस डाइपोल की बहुत कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर स्मॉल डाइपोल, क्या बोलते हैं इसको, फॉर स्मॉल डाइपोल क्या होगा, A इज मच लेस देन या R इज मच ग्रेटर देन A। A अगर छोटी है तो 2A भी छोटी होगी, कोई लेंथ डबल हो जाएगी तो भी वो इतनी बड़ी नहीं हो पाएगी जितनी की R है। तो हम यहां से A को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यहां से ये रही A, तो नेग्लेक्ट करते हैं। E इज इक्वल टू, देखिए कई बच्चों को का क्वेश्चन नहीं होता सर ये A को यहां भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
आप जानते हो अगर कोई चीज छोटी है, अमाउंट छोटा है, तो वो मल्टीप्लीकेशन में नेगलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अदर अमाउंट बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐड होने में बड़ा नेगलेक्ट, ऐड होने में, सब्सट्रैक्ट होने में हो जाएगा। जैसे आपने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारी अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, और उसमें हम कोई डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से ऐड करते थे, वो बहुत कम थी, तो हम उसे छोड़ सकते थे, क्योंकि 6400 किलोमीटर में कोई 100 मीटर या 200 मीटर या 50 मीटर ऐड होती थी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए हम यहां भी ऐसा ही करने वाले हैं कि हम आर के मुकाबले ए को एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में ही नेगलेक्ट करेंगे। ओके, ये मैंने बहुत बेसिक्स आपको बता दिया है, ज्यादातर बच्चों को पता होती है, फिर भी कई बच्चे कमजोर होते हैं और कुछ छोटी चीजों की वजह से ही पूरा आर्टिकल याद नहीं कर पाते, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो ये बन गया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस 0 छोड़ दो की पावर 3/2। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 से ये 2 कट जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3। दिस विल बी द resultant of electric field intensity at a point which is situated at equatorial line of the dipole। तो ये आपका आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से ही निकालेंगे। कहां पे निकालने वाले हैं? एट एनी पॉइंट। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। इंक थोड़ी सी कमजोर हो गई है, तो मैं एक बार इंक फिल कर लेता हूं, फिर नेक्स्ट आप लोगों का आर्टिकल को स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका आर्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। तो चलिए चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से 3 ही पॉइंट पे हम फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, 2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं और ये लास्ट आर्टिकल रहेगा। तो ये वाली लाइन मैं आप लोगों से एक बार जानना चाहूंगा कि ये वाली लाइन को हम कौन सी लाइन कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। और ये वाली लाइन को हम कौन सी लाइन कहते हैं भाई? एक्सियल लाइन। एक्सियल पॉइंट वो पॉइंट जो डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के ऊपर ही हो। आई रिपीट, अब मैं थोड़ा दूसरी तरह बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा कि उस लाइन के ऊपर ही, मैं कह रहा हूं डाइपोल मोमेंट के अलोंग जो पॉइंट है दैट इज एक्सियल पॉइंट। डाइपोल मोमेंट के 90 डिग्री पे जो पॉइंट है, डाइपोल मोमेंट P के 90 डिग्री पे जो पॉइंट है दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, अब ये 0 डिग्री पे होता है, ये 90 डिग्री पे होता है, और मैं ये एंगल पॉइंट ले लेता हूं। तो सेंटर से जब आप इसकी डिस्टेंस लेने वाले हो, ये एट एनी पॉइंट हो जाता है, एट एनी एंगल हो जाता है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं एट एनी पॉइंट। ना ये एक्सियल पॉइंट, ना ये इक्वेटोरियल पॉइंट, ये है एट एनी पॉइंट। तो एनी पॉइंट का मतलब कोई भी एक एंगल लेके चलना है थीटा विच इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो ये पॉइंट P के ऊपर हम निकालने के लिए P को पहले रिजोल्व करेंगे। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर रिजोल्यूशन आप पढ़ चुके हो, एट थीटा एंगल पे है, तो हम इसको 2 कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। P का थीटा कंपोनेंट में यहां पर Px विच इज P cos थीटा, और P का ये वाला कंपोनेंट जो इसके ठीक 90 डिग्री पे होगा उसे मैं कह देता हूं Py विच इज P sin थीटा। और ये डाइपोल मोमेंट खुद कितनी डिग्री पे है? ये P है, अलोंग द लाइन है। ओके, तो P वेक्टर देखिए आपने पहले भी पढ़ा, एक R वेक्टर अगर कोई एक एंगल थीटा के ऊपर है तो आपने पढ़ा होगा, या A वेक्टर पढ़ा होगा, R cos थीटा, ये बनता है कोस पड़ोस, और ये बन जाता है R sin थीटा। ठीक है, लेकिन अब की बार हमारा P यहां है, P हमारा यहां है, R हमारा यहां है, तो एंगल यहां है, तो एंगल के साथ लगता हुआ ये R cos थीटा हो जाएगा, और दोनों वेक्टर के आपस के कंपोनेंट 90 डिग्री होते हैं, तो इसके 90 डिग्री खींचोगे तो ये नहीं बनेगा, तो ये बन जाएगा R sin थीटा। उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि P cos थीटा कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्यों और sin थीटा कंपोनेंट नीचे की तरफ क्यों गया है। तो इसका रीजन ये है। तो चलिए सबसे पहले वेक्टर रिजोल्यूशन करने के बाद मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट जहां पर हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ये पॉइंट P के साथ कितने एंगल पे है? ध्यान से सुनना है, सोच के बताना है कि ये पॉइंट P के अलोंग कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। ये पॉइंट Px के अलोंग कितने एंगल पे है? Px विच इज द कंपोनेंट ऑफ P। अगर मैं Px की वजह से इंटेंसिटी निकाल पाया,
पी वाई की वजह से निकाल पाया। तो दो इंटेंसिटी मिलेंगी विच इज द इंटेंसिटी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पी, और दोनों कंपोनेंट्स के से निकली हुई इंटेंसिटी की डायरेक्शन के अलोंग अगर हम रिजल्ट निकाल पाए तो हम पी का ही रिजल्ट निकाल देंगे। ओके, मैं इस लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करता हूं। आपकी एक 10 व्यक्तियों की टीम है और वो एक गाड़ी को धक्का देने वाले हैं। वो टीम बट गई है। सपोज 6 व्यक्तियों की एक टीम हो गई और 4 व्यक्तियों की एक टीम हो गई। 6 व्यक्तियों की एक टीम हो गई और 4 व्यक्तियों की एक टीम हो गई। दोनों 6 और 4 जने अगर काम करते हैं, अगर मैं 6 का और 4 का काम निकाल लूं, उनको ऐड कर दूं, तो क्या मैं टीम का वर्क नहीं निकाल दूंगा? लेकिन ध्यान रखना, वो वर्क किस डायरेक्शन में होगा। वर्क की हालांकि डायरेक्शन नहीं होती, वो एक स्केलर है, बस समझाने के लिए। वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, वो फोर्स जरूरी है। अब 6 व्यक्ति तो इधर गाड़ी को धक्का दे रहे हैं और 4 वापस दे रहे हैं, तो ये कट जाएगा ना, फिर तो 2 ही व्यक्तियों का आंसर आया। लेकिन अगर 6 इधर और 4 भी इधर, तो वो जुड़ भी जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 4 की वजह से निकलने वाले फोर्सेस निकालने हैं, प्लस वो किस डायरेक्शन में है ये निकालना है। फिर वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस हमने उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि पॉइंट पी के ऊपर आप लोग मुझे बताइए, इस पॉइंट के ऊपर जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। ओके, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मैंने हर आर्टिकल में सेंटर से कितनी ली है, आर ली है। और डाइपोल लेंथ आपकी 2a विच इज फिक्स्ड, वो हमें फिक्स रखनी है। तो px जो है p cos थीटा की वजह से इस पॉइंट के ऊपर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब निकालेंगे, पहले आपको इस पॉइंट पे पता होना चाहिए कि px के लिए वो कितने डिग्री पे है, वो 0 डिग्री पे है। दिस पॉइंट से कैपिटल P is a axial point, is an axial point due to px। px के लिए वो एक एक्सियल पॉइंट है, और एक्सियल की इंटेंसिटी आप निकाल चुके हो, वो थी आप लोगों की 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का क्यूब, यही था। लेकिन यहां p की बजाय, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी आपने, सॉरी अगेन, E दिखना है, E एक्सियल था वो, तो E एक्सियल ये था, और एक्सियल कर देता हूं इसको, और E इक्विटोरियल आप लोगों का आया था p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। देखिए डबल है एक्सियल इक्विटोरियल से, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। ओके, या इसको हाफ करो तो इक्विटोरियल मिलता है। तो हमारे पास ये एक्सियल की वैल्यू 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये इक्विटोरियल की वैल्यू p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अब आप मुझे बताओ, एक्सियल यहां पर ये p कौन था, ये p वो डाइपोल मोमेंट p था। अब यहां पर डाइपोल मोमेंट एक्सियल पॉइंट के लिए अगर लोगे तो px बनेगा, तो e px यानी ex हम कह रहे हैं इसको, ex। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2px ओके बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। क्वेश्चन बनता है कि सर px को आपने एक्सियल वाला क्यों माना, क्योंकि ये पॉइंट P px के ऊपर ही है। डाइपोल के ऊपर जो पॉइंट होता है वो एक्सियल होता है, P के ऊपर था तो P के लिए एक्सियल था, px के ऊपर जो होगा वो px के लिए एक्सियल हो जाएगा। बट ये पॉइंट py के लिए 90 डिग्री पे है। ये पॉइंट py के लिए कितने एंगल पे हो गया, 90 डिग्री। तो py के लिए ये पॉइंट इक्विटोरियल पॉइंट हुआ, बट px के ऊपर ही, इटसेल्फ इसके ऊपर ही है, इसलिए px के लिए ये एक्सियल पॉइंट हुआ। तो ex हमारे पास हुआ, ey इसी पॉइंट पर py बन जाएगा 2 नहीं, क्योंकि इक्विटोरियल का रिजल्ट हमारा क्या आता था, p, तब जब वो p का एक्सियल होता था। अब ये p के लिए इक्विटोरियल नहीं है, p के लिए तो ये पॉइंट ना तो एक्सियल है ना इक्विटोरियल है, लेकिन ये px के लिए एक्सियल है, py के लिए इक्विटोरियल है। तो px के लिए एक्सियल का केस लगेगा, py के लिए इक्विटोरियल का केस लगेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ओके, अब दोनों इंटेंसिटी का रिजल्टेंट देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सियल का रिजल्टेंट आप लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, एक्सियल का। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक मेमोरी के लिए, थोड़ा याद दिलाने के लिए एक बार बनाने की कोशिश करता हूं। हमने सबसे पहले क्या लिया था, नेगेटिव पॉजिटिव। एक्सियल के लिए पॉइंट लिया यहां पर,
इसने क्या किया, इसने रिपेल किया था, इसने क्या किया, ये इवन आई थी, इसने क्या किया था, अट्रैक्ट किया था, एंगल 180 डिग्री बना था और रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये इधर उसी साइड आ गई थी, क्योंकि ये नजदीक था, इसका रिपल्सन इसकी अट्रैक्शन से ज्यादा हो गया और नेट रिजल्टेंट रिपल्सन की फॉर्म में मिला। यानी हमारा जिधर डायपोल मूवमेंट था उसी डायरेक्शन में रिजल्ट आता है एक्सियल का। हमारा जिधर डायपोल मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन में रिजल्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ओके, गॉट इट, समझ आया ना। जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है एक्सियल पॉइंट के ऊपर, उसी डायरेक्शन में नेट रिजल्ट की भी डायरेक्शन होती है। सेकंड वन, अगर जब हमने इसके लिए इक्वेटोरियल लिया, तो इक्वेटोरियल के लिए मैं बना देता हूं। हमने देखो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में लिया है, उसमें एक चीज ये भी है, यहां नेगेटिव नहीं, यहां नेगेटिव लिया है। और जब हम यहां पर देखते हैं तो एक E1 तो इधर बन गया था, E2 इधर बन गया था, इधर इधर सॉरी, E2 इधर बन गया था, इधर नीचे, और E1 E2 के बीच में एंगल 2 थीटा और रिजल्ट यहां आया था। अब देखो डायपोल मोमेंट इधर है और नेट रिजल्ट उधर है, तो ये उस लाइन के ऊपर भी नहीं है, उस पॉइंट के ऊपर एंटी पैरेलल है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इक्वेटोरियल में जिस तरफ है, नेट रिजल्ट उसी तरफ नहीं है, उसके अपोजिट है। गॉट इट। एक्सियल में अलोंग द लाइन जॉइनिंग अलोंग द डायपोल मोमेंट डायरेक्शन मिलेगी और इक्वेटोरियल में एंटी पैरेलल मिलेगी। ये आप लोग सेपरेटली याद रखना कि एक्सियल में जिधर P उधर ही E, लेकिन इक्वेटोरियल में जिधर P उसके एंटी पैरेलल E मिलता है। ओके, अब बताओ तो फिर ऐसी बात है तो इधर इस पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो हमारे पास इस पॉइंट पे ये रही आपकी EY की डायरेक्शन। अब आप लोगों को पॉइंट के ऊपर EX और EY की डायरेक्शंस पता है, EX और EY की वैल्यू पता है, तो अब आप इस पे फिर से वेक्टर ला लगा के और इन दोनों के रिजल्ट को निकाल सकते हो, और वो आप लोग पैरेललोग्राम ला भी लगा के कर सकते थे। ये रहेगी आपकी E की वैल्यू, एंगल आप लोग यहाँ एक अल्फा ले लीजिए, तो ये आप लोगों को डायरेक्शन दे देगा। तो हमें E चाहिए, तो E की वैल्यू क्या बनती है, EX स्क्वायर EY स्क्वायर प्लस 2EX EY cos of angle between them, and the angle between EX and EY is 90 डिग्री। ये अल्फा नहीं है, अल्फा तो E और EX के बीच का एंगल है। मैंने बताया था जिन दो के रिजल्टेंट निकालते हैं उन्हीं दोनों के बीच का एंगल लेना, हमेशा याद रखना। EX और EY के बीच का एंगल कितना है, हमारे पास 90 डिग्री है, तो हम इन्हीं दोनों के बीच का एंगल ले रहे हैं, विच इज cos 90, और इसका अंडर द रूट भी मत भूल जाना। तो क्या बन गया, EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, और ये हो गया 0, cos 90 इज 0। EX और EY की वैल्यू पुट कर देता हूं। EX की वैल्यू हमारे पास ये कहां चली गई, ये रही 2px, px की वैल्यू भी पुट कर देता हूं, देखो देखो डायग्राम में p cos थीटा, प्लस EY की वैल्यू भी पुट कर देता हूं py की वैल्यू, अब अच्छा ये भी है, देखो ये नीचे 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब पूरे का स्क्वायर। py की वैल्यू कितनी है, p साइन थीटा, तो चलिए EY की वैल्यू पुट करते हैं, py विच इज p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और उसका पूरे का भी स्क्वायर अंडर द रूट। देखो भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर द उसमें स्क्वायर में है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर यहाँ भी है, p यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर स्क्वायर में बाहर आएगा रूट से कट के। p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इसमें से कॉमन, उसका स्क्वायर कॉमन रूट से कैंसिल होकर बाहर आ गया p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अंदर अंडर द रूट देखो क्या बच गया, बच गया 2 cos थीटा, 2 cos थीटा स्क्वायर में, तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, यहां से और कुछ बचा नहीं, प्लस यहां देखो साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 cos स्क्वायर थीटा को आप ब्रेक कर लो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख लो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो कोई भी काम कर लो, ये हो गया p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर द रूट 4 cos स्क्वायर को लिख रहा हूं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 बन गया। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया
E इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर द रूट। ये आपका रिजल्ट है। एक बार चेक करते हैं इसको कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के रिजल्ट्स को ये वेरीफाई करता है कि नहीं। देखो ये पॉइंट यहां है, सोचिए ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो मूव कर सकता है। ये पॉइंट पहले यहां बैठा था, फिर इसकी मर्जी आई यहां भाग गया, फिर मर्जी आई तो यहां चला जाए। जब ये पॉइंट यहां है तो डाइपोल के ठीक ऊपर 0 डिग्री पे है। अब ये यहां पहुंच गया तो डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल पे पहुंच गया। जब ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा तो ये 90 डिग्री एंगल बना लेगा। यानी कि थीटा की वैल्यू है ये चेंज होती चली जाती है। एक्सियल पे 0 है, यहाँ पे थीटा ही है, कोई भी एंगल है आर्बिट्रेरी एंगल, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो चलिए एक्सियल पॉइंट पे फॉर एक्सियल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पहला केस है 0 रखो, cos 0 1 3 + 1 4 4 का रूट 2 एंड द रिजल्ट विल बी E इज इक्वल टू 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आपका जाना पहचाना रिजल्ट, एक्सेल का रिजल्ट आप लोगों को याद है, वही आ गया। उसके बाद सेकंड केस अगर हम इसे कहें फॉर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल के लिए क्या हो गया थीटा 90 डिग्री, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 90 cos 90 0, ये 0 1 का रूट 1 ही रह गया, वही रिजल्ट आप लोगों का जाना पहचाना। अगेन p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये आपका रिजल्ट आ गया, जो आपका रिजल्ट इक्वेटोरियल का है। तो जनरल केस की तरह ट्रीट कर सकते हो आप एनी पॉइंट को। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के हमने सारे केसेस डिस्कस किए। डाइपोल की वजह से तीनों केसेस हम कर चुके हैं, एक्सियल कर लिया, इक्वेटोरियल कर लिया और एनी पॉइंट। इसमें डायरेक्शंस भी करनी है, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो उसको डायरेक्शंस की बात करेंगे, और फिर हम इसका लास्ट चैप्टर का आर्टिकल पोटेंशियल एनर्जी वाला कंप्लीट कर लेंगे। आखिरी लेक्चर में सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ मेहनत हो रही है तो आप लोग प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करो, कई बच्चे इसको देखते हैं। ओके, आपने अपना काम कर लिया, लिख लिया, थोड़ा सा क्या है कि प्रमोशन मिलेगा तो मुझे थोड़ा हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज मैं आप लोगों को बोर्ड की बजाय फिर पेजेस पे या नोटबुक में करवाऊंगा। अगर आप लोग मुझे थोड़ा मोटिवेशन देते हो तो मैं थोड़ा सा और मेहनत करके आप लोगों को बेटर क्वालिटी या बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आपका लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ वीडियोज पे आप लोग बहुत कम लाइक करते हो, 15 20 30 लाइक होते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा आप लोगों को जितना कि मैं क्लास में बढ़ा देता हूँ। ऐसा मैं सोचता हूँ, क्या पता मैं अच्छा ना पढ़ाता हूँ। खैर वो तो आप लोग बताओगे, तो आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो, आप कमेंट भी कीजिए और मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। तो आप लोगों के जो सुझाव हैं, कमेंट हैं, वो बहुत ही मेरे लिए मायने रखते हैं। तो प्लीज़ उसमें ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, देखो ऐसे टच करोगे ना लाइक हो जाता है। थैंक यू।